सुबह 10 बजे इंस्पेक्टर रहाणे बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने देखा कि पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया की भीड़ लगी हुई थी। जब तक मीडिया इंस्पेक्टर रहाणे को देख समझ पाती कि यही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, तब तक रहाणे अंदर जा चुका था। पूरे थाने में अफरा तफरी मची हुई थी। उसने हेड कांस्टेबल को आवाज दी, ओए तांबे, जरा इधर तो आ। तू मेरे को ये बता, इधर कोई लफड़ा हो रहा है क्या? तांबे ने तुरंत सैल्यूट मारा। सलाम साहब। साहब वो मोहन था ना, उसका कल से ही गला दुख रेला था। दर्द से उसकी वाट लगी हुई थी साहब। वो आज सुबह निकल लिया। गला चौक था तो उसको हॉस्पिटल में डालने का था ना। तांबे उसके पास आया और मुंह को कान के पास ले गया। नहीं साहब, मोहन उस तांत्रिक को उंगली किया था ना, मेरे को डाउट है उसी ने मोहन का गेम किया है। ए तांबे, कुछ भी मत बका। वो भोसड़िया तांत्रिक लॉकअप में बंद है ना, फिर कैसे टपकाया मोहन को वो? कौन सा लॉकअप साहब? वो तो गया सुबह ही, उसको कोर्ट में पेश करने का था ना। इंस्पेक्टर रहाणे को भी याद आया कि 24 घंटे से पहले तांत्रिक को कोर्ट में पेश करना था। फिर तांत्रिक की तरफ से भी बेल की अपील होने वाली थी। अच्छा, फिर मोहन कैसे मरा? अपुन सुना साहब, जादू से मारा उसको। मैंने देखा रात वो तांत्रिक बस मोहन को घूर के देखा और सुबह मोहन खलास। ए, बस करना तांबे, जादू टोना तो बस ड्रामा है बे, बस ड्रामा। रियल गेम तो कुछ और ही है, और उस गेम का अपने को पता लगाने का है। तुम जानो साहब। ठीक है, अभी मैं कोर्ट निकलता हूँ। एक बार उस हरामी का बेल हो गया ना तो साला कभी हाथ नहीं आएगा। कोई अपडेट मिले तेरे को तो मुझे तुरंत कॉल करना, ओके? हो साहब। इंस्पेक्टर रहाणे 11 बजे कोर्ट पहुंचा। तब तक तांत्रिक का केस शुरू नहीं हुआ था। तांत्रिक अपने वकील के कैबिन में बैठा था। 4 सिपाही उसकी निगरानी के लिए कैबिन के बाहर खड़े थे। कैबिन के अंदर तांत्रिक के अलावा 2 वकील और एक तांत्रिक का चेला मौजूद था। इंस्पेक्टर रहाणे को देखते ही वहां सब चुप हो गए। रहाणे ने सभी की शक्ल एक एक बार देखी, फिर कड़क कर बोला, मेरे को 2 मिनट इस बाबा से बात करने का है, प्राइवेट में, समझा ना? जिसको ऑब्जेक्शन हो वो दृढ़ रुके, बाकी बाहर वेट करो। दोनों वकील और चेले की निगाह तांत्रिक से मिली। तांत्रिक ने पहले इंस्पेक्टर को घूर कर देखा, फिर अपने चेले और वकील को इशारा किया। तीनों उठकर बाहर चले गए। रहाणे वहीं बैठ गया। सुन, मेरे को मालूम है कि जितना पैसा तेरे पास है, जितना बड़ा मीडिया हंगामा तूने किया है ना, उस पे तेरे को बेल तो आज मिल ही जाएगी। मेरे को तेरी बेल से कोई वांदा भी नहीं था, पर उधर थाने में बोलते हैं कि तूने ही मेरे हवलदार मोहन को ऑफ कर दिया, वो भी जादू से। सुन, तेरे को सच बताऊं, मुझे ये जादू टोना बाबू सोना सब बकवास लगता है, पर मोहन की डेथ में तेरा कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट जरूर है, ये मेरे को 100% पता है। तो मेरे तांत्रिक बाबा, तू बप्पा से रिक्वेस्ट कर कि तुझे बेल ना मिले, क्योंकि अगर तू मुझे खुला घूमता दिखा ना। अचानक तांत्रिक को हंसता देखकर इंस्पेक्टर रहाणे हड़बड़ा गया। मूर्ख है तू इंस्पेक्टर। मौत का डर उसको दिखा जिसको जीने का मोह हो। तेरी इन गीदड़ भक्तियों से मैं नहीं डरता, पर मैं तुझे इतना जरूर बता दूं कि तेरे हवलदार की मौत में मेरा नहीं, उसी फ्लैट नंबर 2802 का हाथ है, जिसकी वजह से तेरी नींद उड़ गई है। अभी तक आदमी मर्डर करता था, अभी फ्लैट मर्डर करने लगा। तेरी सिमटी बुद्धि में ये बात नहीं घुसेगी इंस्पेक्टर। जब तू वाकई सच सुनना चाहता हो तब मेरे पास आना, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। तेरे को बोला ना, जादू टोने रंडी रोने की कहानी नहीं सुनानी मेरे को। सच बता, सच कैसे मारा तूने हवलदार को? तांत्रिक ने उसे बीच में ही टोक दिया। अहंकार से भरा हुआ है तू, तेरा अंजाम भी बुरा होगा। इतना जान ले, 2 शरीर वो खा चुका है, एक शरीर उसकी वजह से मृत्यु को प्राप्त हुआ है। अब वो बहुत खतरनाक हो रहा है, तो उसको रोक नहीं पाएगा, पर कम से कम उस बिल्डिंग में और किसी को मरने से तो बचा ले।
रहाणे गुस्से में उठ खड़ा हुआ। शट अप! बहुत हो गई तेरी मचमच। सीधी तरह नाम बता, तू किसकी बात कर रहा है? तांत्रिक ने अचानक उसे घूर कर देखा। वरना? रहाणे उसकी आंखें देखकर सहम गया। तांत्रिक की आंखों में एक अलग ही ताकत दिखने लगी थी। इंस्पेक्टर के मुंह से जवाब नहीं निकला। तभी तांत्रिक के चेले ने अंदर झांक कर कहा, बाबा जी चलना होगा, तारीख का समय हो गया है। तांत्रिक उठा। उसने इंस्पेक्टर के कंधे पर हाथ रखा। वो लौट आया है, मुर्दा जाग उठा है। तू उसे रोक नहीं सकता, पर वहां रह रहे लोगों को बचा तो सकता है। खाली कर दे बिल्डिंग। कानून का रखवाला है तू, तेरा फर्ज है मासूमों को बचाना। बचा ले उन्हें। इंस्पेक्टर राणे को कंफ्यूजन में छोड़ तांत्रिक वहां से चला गया। रात के 11 बज रहे थे जब शेखर सोसाइटी के क्लब हाउस में खास 10 मेंबर्स की मीटिंग हो रही थी। मीटिंग का मोटिव सोसाइटी में हो रही अनोखी घटनाओं पर था। वहां जॉइंट सेक्रेटरी मिलिंद आप्टे इस डिस्कशन को लीड कर रहा था। शांत हो जाओ सब। मीता ताई, अरुण भाई, नीलेश भाई, शांति, थोड़ी शांति। मेरी बात ध्यान से सुनो, अच्छे से समझो आप लोग। ऐसे टाइम में जब सोसाइटी चेयरमैन और बिलव्ड शेखर मुंडे साहब का मर्डर हुआ हो, जब सेक्रेटरी रॉबिन पॉल की कटी फटी लाश मिली हो, तभी उसे मीता ताई ने टोक दिया। मीता ताई 65 साल की सफेद बाल वाली महाराष्ट्रियन लेडी थी। चल रे, रॉबिन तो था ही हरामी, अच्छा हुआ मर गया। मीता ताई ऐसा नहीं बोले चा। आदमी जीते टाइम जैसा भी था, अभी उसका डेथ हुआ है तो थोड़ा रिस्पेक्ट रखने का ना। हाँ, रिस्पेक्ट और उसका छी। विषय ये नहीं है कि मरने वाला कैसा था, विषय ये है कि हम सबको इस टफ टाइम में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। क्या सोसाइटी छोड़कर खिसक लेना चाहिए और शेखर साहब की बेटी को अकेले फाइट करने के लिए छोड़ देना चाहिए, या इधर रहकर केओस को कंट्रोल करने का ट्राई मारना चाहिए? आप लोग कुछ भी डिसाइड करो, पर मैं तो इधर ही रहूंगा, यही मेरा घर है। 50 साल की एज पर पहुंचा सोसाइटी का ट्रेजरर अरुण अडवाणी बहुत आराम से बोला, देख मिलिंद, हम तेरे इमोशन का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वी जेन्युइनली डू, पर इमोशनल होकर जान थोड़ी दे सकते हैं। अरुण भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पुलिस जांच कर रही है, आज नहीं तो कल मर्डर पकड़ा जाएगा। फिर ऐसे टाइम पर आप फ्लैट बेचने जाओगे तो बाहर से 50% भाव भी नहीं देगा कोई। सोसाइटी कमेटी के एक और पुराने मेंबर 55 साल के नीलेश पटेल गुजराती थे। उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, ए मिलिंद, ये भावताव शू करी छे? जिंदा बचेंगे तो ना भाव होगा। तेरा वो इंस्पेक्टर, वो पकड़ेगा कातिल को, वो कातिल को पकड़ के फांसी पे लटकाएगा। शांति बनाओ नीलेश भाई, गुस्सा नहीं। ए चुप चुप, बिल्कुल चुप। शांति बनाओ। इंस्पेक्टर किसी मरे हुए को क्या फांसी देगा? तू भी जानता है ये सब किसके कारण हो रहा है। वो आ गया है फिर। वो बोला था कि लौट के आएगा। मोहसिन ने ही किया है ये सब। जिस वक्त सोसाइटी में इतनी जरूरी मीटिंग चल रही थी, ठीक उसी समय चेयरमैन ऑफिस के बाहर सर से पांव तक काले कपड़ों में छुपा एक साया ऑफिस का लॉक डोर खोलने की कोशिश कर रहा था। साये के हाथ में एक हेयर पिन थी। उस वक्त वहां सन्नाटा था। साये ने चुपचाप गेट खोला। साये ने अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर दिया। उस साये ने पूरे ऑफिस की तलाशी लेनी शुरू कर दी। वो साया काउंटर टेबल की ड्रॉअर खोलने की कोशिश करने लगा। हेयर पिन एक बार घुमाते ही वो ड्रॉअर खुल गई। ड्रॉअर के अंदर एक स्कॉच की बोतल रखी थी। उस बोतल में आधी से ज्यादा स्कॉच भरी हुई थी। चेयरमैन ऑफिस की खिड़की से सोसाइटी का क्लब हाउस दिखता था। साया ने देखा कि वहां काफी लोग इकट्ठा होकर बहस कर रहे हैं। उसी समय सोसाइटी क्लब हाउस में बैठे सोसाइटी मेंबर्स शेखर मुंडे और रॉबिन पॉल के मर्डर के लिए 1 साल पहले मर चुके मोहसिन सैफी को ब्लेम कर रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता नीलेश भाई, हम सबने मिलकर ही उधर पूजा करवाई थी।
पिछले 1 साल से कुछ भी अजीब हुआ है क्या? हुआ तो नहीं है पर हो तो रहा है ना। क्या यार, तू भी अकल है कि नहीं तेरे में? पहले चेयरमैन, फिर सेक्रेटरी, ऐसे ही चलता रहा तो अगला नंबर तेरा होगा, जॉइंट सेक्रेटरी। मुझे डर नहीं लगता नीलेश भाई, मैं देख लूंगा कौन है। पर मेरे को तो लगता है ना मिलिंद, तेरे बाद तो मैं ही हूँ। ट्रेजरर ना सही, झूलेलाल की छतरी बनी रहे। मैं इस सोसाइटी से निकलना चाहता हूँ। और सौंदर्य मैडम का क्या? उन्हें अकेला छोड़ दें? तभी अचानक एक जोर का धमाका हुआ और कांच टूटने की आवाज आई। अरे, सब घबरा गए। बाहर देखा तो शेखर मुंडे का ऑफिस बुरी तरह जल रहा था। रात 11:30 बजे फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ साथ पुलिस जीप भी आ पहुंची। पुलिस जीप में इंस्पेक्टर राजेश रहाणे भी मौजूद था। रात 1 बजे बिल्डिंग नंबर 3B के फ्लैट नंबर 2801 के बेडरूम की लाइट जल रही थी। महेश अग्रवाल नर्वस होकर इधर उधर वॉक कर रहा था। महेश का शरीर भारी था। उसके सर पर न के बराबर बाल थे। इस वजह से उसकी 40 की उम्र 50 से ऊपर लगती थी। इस वक्त उसके सर पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी। 2 रात पहले ही वो बालकनी से गिर पड़ा था। वो सब याद करते ही महेश एक बार फिर घबरा कर बैठ गया। महेश की पत्नी मधु उसके साथ ही लेटी हुई थी। अचानक उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि महेश के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। क्या हुआ जी तुम्हें? रात 1 बज रहे हैं, सोते क्यों नहीं? मैंने देखा था उसे, मैंने देखा था। मुझे पुलिस को सब बताना होगा। मैंने उसे देखा था। वो पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको खा जाएगा वो।